नमस्कार दोस्तों, एससीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले के वीडियोस में हम लोगों ने शिक्षण विधियों से संबंधित चीज़ों को देखा था और उसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ बची हुई विधियों को हम लोग इसमें समावेशित करते हैं और जिसके आधार पर आपकी शिक्षण विधि से पूछे जाने वाले अधिकांश जो प्रश्न हैं वो पूरी तरह से हल हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग दो अन्य विधियों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो आपके हर्बर्ट की पंचपदीय विधि है और दूसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। ये दोनों शिक्षण शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं। हर्बर्ट की पंचपदीय विधि और ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी शिक्षण शास्त्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हमारा हर्बर्ट की पंचपदीय विधि पर आधारित है और इसमें हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को भी आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इस पाठ योजना के जन्मदाता कौन थे? तो वो थे हर्बर्ट। हर्बर्ट का पूरा नाम आपका था J.F. हर्बर्ट। पूरा नाम याद रखना है। हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के जन्मदाता हैं शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट, जिनका पूरा नाम J.F. हर्बर्ट था और ये अमेरिका के थे। अमेरिका के आपके शिक्षा शास्त्री थे या मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इनका बेसिक कंसेप्ट क्या था? देखिए, इनका जो कंसेप्ट है वो आपके पाठ योजना पर आधारित है। पाठ योजना का मतलब होता है कि कोई भी पाठ अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक योजना बनाई जाती है। इसमें हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में एक विधि पढ़ी थी जिसको हम लोग प्रयोजन विधि या प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। ये आपको याद होगी, ये आपके इसके जन्मदाता थे किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने प्रयोजन विधि या प्रोजेक्ट मेथड दिया जाता था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, विषय वस्तु की को एक योजना बनाकर उसके बाद हम लोग बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। देखिए, चूंकि विषयों का प्रस्तुतिकरण बहुत ही मायने रखता है या योजना आपकी बहुत ज्यादा मायने रखती है ताकि बच्चे का जो अधिगम है वो आसानी से हो सके। तो इसी को आसान तरीके से बनाने के लिए हर्बर्ट ने अपनी एक विधि दी थी जिनको हम लोग हर्बर्ट के पंचपदी विधि के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो इनका पूरा नाम J.F. हर्बर्ट था और ये अमेरिका के शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने कहा कि जब पाठ योजना किस तरह से तैयार की जाए, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ज्ञान, नवीन ज्ञान आप बच्चों को देना चाहते हैं तो उसको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और वो भाग कुछ इस तरह के होने चाहिए जो उनके पूर्व संचित ज्ञान से संबंधित हो। ठीक है, देखिए, जब आप अधिगम के सिद्धांत में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारा जो मस्तिष्क है वो किस तरह से नवीन ज्ञान को हमारे अंदर समायोजित करता है या उसको सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज ये होती है जिसको हम लोगों ने देखा है कि अनुकूलन कैसे होता है, मानसिक अनुकूलन आपका किस तरह से होता है। ओके, जैसे आपका सबसे पहले आपका इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, एकोमुलेशन होता है, एकोमोडेशन होता है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ओके, ये सिद्धांत आप पढ़े होंगे बाल विकास के सिद्धांत पे या मनोविज्ञान में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यह सिद्धांत किसका था? तो ये सिद्धांत आपके जो इसके जन्मदाता थे जिनको हम लोग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम लोग कह सकते हैं। संज्ञानात्मक मनोविकास का सिद्धांत ये आपके जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने कहा था कि किस तरह से हमारा मस्तिष्क नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है। इसमें एक शब्द की चर्चा उन्होंने की है जिसको हम लोग कहते हैं स्कीम्स या स्कीमा। उन्होंने बताया था कि हमारा मस्तिष्क क्या करता है, किसी नवीन ज्ञान को अपने पूर्व में अर्जित ज्ञान के साथ तुलना करता है। अगर वो उनके बीच में सामंजस्य पाता है तब उस नवीन ज्ञान को क्या करता है, ग्रहण करता है। अन्यथा अगर कोई सामंजस्य नहीं होता है तो उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको नकार देता है।
तो हर्बर्ट की पंचपदीय विधि इसी बात पर आधारित है कि अगर आप बच्चों को एक नया पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, उसको छोटे छोटे भागों में बांट दें और इस तरह से बांटना है कि उसका जो पहला भाग होना चाहिए वो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, आप बच्चों को गुणा सिखाना चाहते हैं, ठीक है, आप बच्चों को गुणा सिखाना चाहते हैं कि 42 को 8 से गुणा करना है, तो इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो बच्चों को पहले से टेबल आपको याद है और दूसरा बच्चों को जोड़ना आता है, ठीक है। तो इस विधि का उपयोग करके बच्चे ये दोनों विधियां जानते हैं, दोनों चीजें पहले से इनको पता है। अब इसका उपयोग करके हम लोग गुणा कैसे करेंगे, तो हम बच्चों को कहेंगे कि 8 का टेबल 2 बार पढ़ना है, आराम से बच्चे बता देंगे कि 8 दूना 16 होगा, ठीक है। इसका 6 लिखना है, 1 आपका हासिल हो जाएगा, 8 चौक 32 और 1 33 हो जाएगा। इस तरह से 1 से गुणा करेंगे, उसके बाद बच्चों को बताएंगे कि इसको जोड़ना है। तो ये आपका क्या है, बच्चों के पास पहले से टेबल का ज्ञान था, उनको एडिशन या जोड़ का ज्ञान था। इन दोनों ज्ञानों को मिला के हम लोगों ने क्या किया, इसको बच्चों को गुणा सिखा दी और इसके लिए हम लोगों ने उनको दो भागों में बांट दिया, छोटे छोटे भाग। पहला तो हम लोगों ने इसको टेबल में बांट दिया और दूसरा हमने इसको जोड़ने में बांट दिया। तो इस प्रकार अगर आप पाठ योजना बनाते हैं तो आप बच्चों को समझने में या अधिगम में ज्यादा आसानी होगी। ये आपके हर्बर्ट की पंचपदीय विधि का सबसे मुख्य बिंदु है। हर्बर्ट की पाठ योजना स्मृति स्तर पर सीखने पर अधिक बल देती है। ये दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये जो योजना है वो स्मृति स्तर पर जाकर सीखने पे अधिक बल देती है। स्मृति स्तर का मतलब क्या है कि ये आपके स्मृति पर आधारित होती है, इसीलिए इसमें कहा गया कि पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। तीसरा, हर्बर्ट ने अपनी पाठ योजना में 3 चरण बताए थे। बेसिकली ये 3 नहीं थे, इन्होंने हर्बर्ट ने अपनी योजना में 4 चरण बताए थे, ठीक है। मुख्यतः आपके 3 ही बताए जाते हैं, पर हर्बर्ट की जो आपकी ओरिजिनल पाठ योजना है उसमें मुख्यतः 4 चरण थे। इसमें इनके जो प्रमुख थे वो था आपका स्पष्टता का सिद्धांत, दूसरा संबद्धता का सिद्धांत, और तीसरा व्यवस्था का सिद्धांत, और चौथा प्रयोग। ये इन्होंने 4 आपके योजना में 4 चरण ये बताए थे, ओके। स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और प्रयोग। स्पष्टता का मतलब होता है कि विषय का ज्ञान जो होता है, विषय जो होना चाहिए वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप इनको क्या सिखाने वाले हैं, ठीक है। अब उसकी संबद्धता होनी चाहिए आपके पूर्व ज्ञान से, ठीक है। उसके बाद इनमें एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक क्रम होना चाहिए। आप जो भी नई चीजें सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को, उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए, इनका एक क्रम होना चाहिए और अंतिम में इनका एक प्रयोग होना चाहिए अपने आम जीवन में, ताकि इसको बच्चे बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर सके। ये हर्बर्ट की पाठ योजना के चरण थे, ठीक है। पर बाद में उनके शिष्य थे, 3 शिष्यों ने इनकी योजना को सुधारा और उन्होंने इस 4 को पंचपदीय विधि में व्यक्त कर दिया, ठीक है। कौन कौन? तो पहले थे आपके स्पेंसर, जीलर और राइन। ये याद रखना है आपको, स्पेंसर, जीलर और राइन ये आपके हर्बर्ट के ही, जेफ हर्बर्ट के ही शिष्य थे। हर्बर्ट स्पेंसर, जीलर और राइन, इन तीनों ने क्या किया, इसमें सुधार करते हुए 4 को 5 चरणों वाले हर्बर्ट की पंचपदीय विधि में बदल दिया। तो आज जो हम लोग हर्बर्ट की पंचपदीय विधि जानते हैं उसमें इन तीनों का योगदान भी महत्वपूर्ण है। यहां तक आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि, जेफ हर्बर्ट ने 4 चरण बताए थे, इनके शिष्यों ने उसमें सुधार करते हुए इसमें एक पद और जोड़ा, इसलिए अब यह हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि कौन कौन से इसमें चरण होते हैं या पद होते हैं। ये आपके हर्बर्ट की पंचपदी विधि के मुख्य सोपान है। स्टार्ट होता है, पहला आपका है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना आपकी क्या होती है? विषय का संक्षिप्त परिचय होता है, जिसको हम लोग भूमिका कह सकते हैं। अगर आप बच्चों को कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, तो
उस विषय को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिलचस्प बनाना पड़ेगा, उस टॉपिक को दिलचस्प बनाना पड़ेगा। और बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा करने के लिए आपको ऐसी भूमिका बनानी पड़ेगी ताकि बच्चों का उनसे लगाव या जुड़ाव हो सके। आप उसको कहानी के माध्यम से कह सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है, किसी घटना के माध्यम से बता सकते हैं। प्रस्तावना का बहुत बड़ा उपयोग महत्व है जब भी आप पाठ योजना का निर्माण कर रहे होते हैं, यानी इसकी शुरुआत आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, विषय की शुरुआत पे ही बच्चों की रुचि और अरुचि आपकी निर्भर करती है, इसलिए विषय की शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए। यह प्रस्तावना पहला है। दूसरा चरण है आपका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आपका होता है कि आप इसी प्रस्तावना के जरिए, प्रस्तावना के बाद आप बताते हैं कि क्या करने वाले हैं आज हम लोग अपनी कक्षा में क्या सीखने जा रहे हैं और उसका क्या मकसद है। यह दूसरा है आपका उद्देश्य कथन। सॉरी, प्रस्तावना में ही उद्देश्य कथन आ जाता है, ये सारी चीजें प्रस्तावना के अंदर ही आ जाती है। इसके बाद दूसरा है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। ठीक, विषय को प्रस्तुत कैसे करना है, जो भी विषय आप सिखाने वाले हैं उसका प्रेजेंटेशन या छात्रों के समक्ष आप किस तरह से पेश कर रहे हैं उसको। प्रस्तुतिकरण कई प्रकार से हो सकता है। आप उसको गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों के सामने, कहानी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, या कार्टून दिखा के उनको प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, या प्रयोगों के आधार पर या खेल विधि के आधार पर आप उस विषय का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये दूसरा चरण इनका है प्रस्तुतिकरण का। इसके बाद तीसरा आपका हो जाता है तुलना। तुलना का तात्पर्य क्या होता है? तुलना का तात्पर्य होता है कि उस विषय से संबंधित जो विषय होते हैं, उस विषय से संबंधित जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं उनके बीच में आप क्या करते हैं, एक तुलना करते हैं। ठीक है, तुलना का तात्पर्य यह होता है कि अगर आप बच्चों को त्रिभुज के बारे में पढ़ा रहे हैं या त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं, तो त्रिभुज की भुजाएं, उसके कोण, भुजा और कोण का संबंध, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? तुलना के अंदर आ जाती है। अब उसका है व्यवस्था या नियमीकरण। व्यवस्था या नियमीकरण का तात्पर्य यह होता है कि आपने जो कुछ भी समझाया उसका आप क्या करते हैं, एक सामान्यीकरण कर देते हैं। इसको जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज कहने का मतलब है कि आपने जो भी बताया भुजा या कोण के बारे में किसी भी त्रिभुज पर, उसको बच्चे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। यही आपका पांचवा है। अब उसका प्रयोग आपका समस्या के रूप में हो सकता है, ये आपका क्लास वर्क के रूप में हो सकता है, या होमवर्क के रूप में हो सकता है, या जीवन में कहीं भी इस तरह की समस्या जो आ रही है उस पे आधारित हो सकता है। तो ये हर्बर्ट के पंचपदी विधि के 5 सोपान हैं जो आपको याद रखना है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, व्यवस्था और प्रयोग, ये 5 पद हैं। यही आपके हर्बर्ट की पंचपदीय विधि का महत्व है, या हम लोग कह सकते हैं कि हर्बर्ट की पंचपदी विधि का सोपान है, जिससे किसी भी विषय को समझाना या किसी पाठ योजना को बच्चों तक पहुंचाना काफी सुगम और सरल हो जाता है। तो ये हर्बर्ट के पंचपदी विधि यहां पे आपके समाप्त होते हैं। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी आपके अधिगम में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ओके, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जन्मदाता बेंजामिन ब्लूम हैं, इसलिए इनके नाम पर ही इस टैक्सोनॉमी जो लोग विज्ञान से आते हैं वो समझते होंगे कि टैक्सोनॉमी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपका विश्लेषण। टैक्सोनॉमी शब्द का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण, उसका चीड़ फाड़ करना। ओके,
तो ब्लूम्स, बेंजामिन ब्लूम्स अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने 1956 में अपनी एक पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स का इस वर्गीकरण को विश्लेषण, या इसको हम लोग वर्गीकरण भी कहते हैं, वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी, विश्लेषण या वर्गीकरण। ओके, तो ब्लूम्स ने अपनी बुक टैक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में इसके वर्गीकरण को बताया। बेसिकली ब्लूम्स का जो आधार है या वर्गीकरण का जो आधार है वो मुख्यतः शिक्षा के उद्देश्यों की बात करता है। क्या शिक्षा के उद्देश्यों से क्या तात्पर्य है? जब हम लोगों ने पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मैंने कहा था कि शिक्षा शास्त्र क्या होता है। शिक्षा शास्त्र में 3 चीजें मैंने आपको बताई थी। शिक्षा शास्त्र में पहली चीज आपकी क्या होती है, वो होता है आपका सिद्धांत। सिद्धांत में सभी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं जिनमें हम लोग अधिगम के सारे सिद्धांतों की बात कर चुके थे, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, विधि। दूसरे लेक्चर में हमने सभी विधियों के बारे में, तरीकों के बारे में चर्चा की थी, ये आप समझ ही चुके होंगे। तीसरा आपका था दर्शन। शिक्षा शास्त्र में 3 चीजें आपकी थी, सिद्धांत, विधि और दर्शन। दर्शन में हम लोगों ने कहा था कि दर्शन में क्या होते हैं, शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा की जाती है। आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या? अगर हम लोग शिक्षित कर रहे हैं या कोई चीज बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसका उद्देश्य एक होता है, ओके, जो उसको क्या करता है, मीनिंगफुल बनाता है, सार्थकता प्रदान करता है, ठीक है। अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो फिर उसको सीखने का कोई तात्पर्य नहीं है। मान लेते हैं कि आप जहां रहते हैं वहां कोई फ्रेंच बोलने वाला नहीं है, तो आप अगर फ्रेंच सीख लेते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है या जीवन में उसका क्या मतलब निकलता है। तो यहां पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी बेसिकली शिक्षा के उद्देश्यों की बात करता है, इसलिए इसका नाम भी शिक्षा के उद्देश्य रखा गया है। इसका एक दूसरा नाम ब्लूम्स के शिक्षा के उद्देश्य भी कहा गया है कि शिक्षण प्रक्रिया को इस तरह से तैयार किया जा सके ताकि वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया हो सके। तो ये हमारे ब्लूम्स का फाइनली इंट्रोडक्शन है। ब्लूम्स की बुक्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव याद कर रखना है और इनके 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में इन्होंने उद्देश्यों की चर्चा की। तो ब्लूम्स ने शिक्षा के 3 उद्देश्य बताए। पहला तो है आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य। संज्ञान आपका सीधे सीधे किससे जुड़ा होता है, ज्ञान से, नॉलेज से। संज्ञान एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है जिसमें आपकी कई सारी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। ऑलमोस्ट सभी मानसिक प्रक्रियाएं संज्ञान के अंदर आती है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें संज्ञान का क्लियर अर्थ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है संज्ञानात्मक उद्देश्य, का मतलब है ज्ञान का विस्तार। सिंपली सामान्य शब्दों में इसको हम लोग कह सकते हैं ज्ञान का विस्तार। दूसरा इनका जो उद्देश्य होता है वो आपका क्या होता है, संवेगात्मक। संवेग, इमोशन जिनको हम लोग कहते हैं, संवेग या इनको हम लोग क्या कहते हैं, इमोशंस कहते हैं। तो संवेगात्मक उसका उद्देश्य ब्लूम्स के शिक्षा शास्त्रों में एक संवेगात्मक उद्देश्य की भी बात करते हैं कि हमारे जो भावनाएं होती हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, उनको भी हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा के जरिए नियंत्रित करना सीखते हैं, ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा था मनोगतिकी उद्देश्य या मनोदैहिक उद्देश्य, साइकोडायनेमिक। साइकोडायनेमिक में आपके क्या होते हैं, या इसको हम लोग क्रियात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। ठीक है, क्रियात्मक उद्देश्य या कोई भी व्यक्ति क्रिया करता है तो 2 चीजें होती है उसमें, एक तो संज्ञान और दूसरा आपका संवेग। यानी अगर हम लोग जब क्रिया करते हैं तो हमें पहली चीज तो ये होती है कि हम उसके बारे में क्या जानते हैं, और दूसरी उससे जुड़ी हमारी भावनाएं क्या है, इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो ये 3 इन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 उद्देश्य बताया शिक्षण के, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और मनोगतिकी उद्देश्य, ठीक है। इनको हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। अगली स्लाइड पे आते हैं।
ये तीन उद्देश्य हम लोगों ने देख दिया। मनोशारीरिक उद्देश्य, साइकोमोटर, मनोगतिकी या मनोदैहिक उद्देश्य इसको कहते हैं, भावात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन। तीन डोमेन है, तीन उद्देश्य इनके हैं। अब आते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो इन्होंने अपना ओरिजिनल टैक्सोनॉमी 1956 में जो दिया था, वो इनके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के उद्देश्यों को चरणबद्ध किया है उन्होंने अपने इसके जरिए। इन्होंने सबसे पहले स्तर पर किसको रखा, तो ज्ञान को रखा। ज्ञान, बिना ज्ञान, शिक्षा का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो आपको क्या है, ज्ञान प्रदान करना। यही सबसे पहला उद्देश्य है, नॉलेज ग्रहण करना। ठीक है। दूसरा है आपका कंप्रहेंशन, या जिसको हम लोग कहते हैं बोध। बोध का मतलब होता है समझ। बच्चों के अंदर उस चीज की समझ विकसित करना। आपने ज्ञान तो दे दिया, ठीक है, आपने सारा कुछ ज्ञान दे दिया बच्चों को किसी भी विषय से संबंधित, पर क्या बच्चे उस बात को समझ पाए? जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया, बच्चों को गुणा करना सिखा दिया, पर क्या बच्चे इस चीज को रट तो लिया उन्होंने, स्टेप वाइज सीख लिया कि ऐसे 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 करना है, पर क्या वो उसको समझ पाए कि हाँ अगर इससे अलग कुछ गुणा आता है तब वो कैसे करेंगे? तो दूसरी चीज इन्होंने कहा कि दूसरा जो स्टेप होता है वो आपका क्या होता है, संज्ञानात्मक उद्देश्य में समझ विकसित करना बच्चों में, और तीसरा उसका अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। गुणा आपने सिखा दिया, ठीक है, आपने सिखा दिया गुणा, अब आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपकी क्लास कक्षा में 10 बच्चे हैं और आपने बच्चों को कहा कि प्रत्येक बच्चे को हम 5-5 टॉफी दे रहे हैं, तो टोटल कितनी टॉफी लानी है तुम्हें? तो बच्चा अगर इसका प्रयोग गुणे का 10 गुणा 5 यानी हमें 50 लाना है, कर पा रहा है, तो ये तीसरे उद्देश्य की पूर्ति होती है, अनुप्रयोग। चौथा है आपका विश्लेषण। विश्लेषण आपका क्या होता है, विश्लेषण विधि में हम लोगों ने यह पढ़ा था, विश्लेषण का बेसिक मतलब आपका क्या होता है कि विश्लेषण करने का मतलब यह होता है कि हम लोग अज्ञात से ज्ञात की ओर पहुंचते हैं। यानी क्या बच्चा इन चीजों का विश्लेषण करने में समझ रखता है, यानी क्या अज्ञात चीजों को जो भी उसने पढ़ा है उसके जरिए अज्ञात चीजों का विश्लेषण कर सकता है या उसके अच्छे बुरे चीजों के बारे में पता कर सकता है। संश्लेषण को अगले स्टेप पे रखा। संश्लेषण आपका क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना। तो क्या गुणे आपने जो बच्चे ने सीखा, क्या उन सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर सकता है, एक साथ उनका प्रयोग कर सकता है, ये आपका संश्लेषण में आता है। और सबसे आखिरी इवैल्यूएशन, क्या जो कुछ भी सीखा गया बच्चा उसका मूल्यांकन करने में सक्षम है। मूल्यांकन आपका एक अलग प्रक्रिया होती है, ठीक है। मूल्यांकन में हम लोग क्या करते हैं, चीजों को मूल्य प्रदान करते हैं, ठीक है। मूल्य का मतलब कई तरह के मूल्य आपके होते हैं, मापन और मूल्यांकन में आपने इस चीज को समझा होगा। मूल्य में भी कई तरह के हम लोग, मूल्यांकन के कई सारे तरीके होते हैं, 3 या 4 विधियां होती है मूल्यांकन में, हम लोग 3 या 4, जिसमें तुलनात्मक आपका होता है, आनुपातिक होता है, आपका एब्सोल्यूट होता है। तो इस तरह के हम लोग इवैल्यूएशन, क्या बच्चा उस चीज को इवैल्यूएट, मूल्यांकन करने में सक्षम हो पाया। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आपके 6 संज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 स्टेप उन्होंने बताए थे, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य आपका क्या था, ज्ञान था। अब इनके जो इन्होंने अपना पब्लिश किया था पेपर, वो 1956 में ब्लूम्स की ये ओरिजिनल टैक्सोनॉमी है। इस टैक्सोनॉमी में कुछ सुधार किए गए आधुनिक शिक्षा को देखते हुए। तो 2001 में एक रिवाइज्ड आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी प्रकाशित हुआ, ठीक है, जिसको जो इसी पे आधारित था पर उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए। तो हम लोग रिवाइज को भी देख लेंगे कि रिवाइज संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या था उनके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के संशोधित रूप को एंडरसन और किटवॉल ने किया था। इसको याद रखिएगा कि संशोधित वर्गीकरण 2000 कितने में, 1 में आपका आया था, 2001 में रिवाइज्ड आया था, और इसको करने वाले थे एंडरसन और किटवॉल। अब इन्होंने इसमें क्या चेंजेस किए, तो जो पहली चीज ज्ञान कही थी उन्होंने, इसमें ये आपका क्या हो गया, याद हो गया, मेमोरी हो गई, स्मृति हो गई, ठीक है। दूसरा स्तर पर उन्होंने समझना या अवबोध, एक ही चीज है, कुछ भी नहीं, लागू करना यानी प्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, और उसमें एक स्टेप जोड़ा, सृजन, क्रिएशन। क्या बच्चे उस ज्ञान से कुछ नया सृजित कर सकते हैं? ये आपका
इसमें रिवाइज्ड में एक चीज आपकी चेंज हो जाती है, सबसे ऊपरी स्टेप पे मूल्यांकन के पहले मूल्यांकन के बाद आपका एक होता है सृजन। ठीक है, यहां पे संश्लेषण और विश्लेषण को कंबाइन करके विश्लेषण कर दिया गया, यही फर्क है। संश्लेषण को हटा के इसकी जगह पे आपका क्या किया गया, सृजन किया गया, जो सबसे अंतिम उद्देश्य बताया गया संज्ञानात्मक विकास का, सॉरी संज्ञानात्मक डोमेन का जो सबसे आखिरी स्टेप उन्होंने बताया वो था सृजन। ठीक है, तो ये संशोधित रूप है आपका, वो पुराना वाला है। दोनों से सवाल आपके आ सकते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। अब आते हैं हम लोग अगले भावनात्मक उद्देश्य की बात करते हैं। भावनात्मक उद्देश्य का निर्माण क्रेवाल और मरिया ने 1964 में किया था। ठीक है, देखिए इन्होंने छात्रों के भावनात्मक पक्ष को ध्यान में रखा। इंडिविजुअल डिफरेंस या फिर हम लोग जब बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं की, तो प्रत्येक बच्चा आपका क्या होता है, अलग अलग होता है। शिक्षा के उद्देश्य में बच्चों के भावनात्मक विकास को भी शामिल किया गया है। तो उन्होंने बच्चों के भावनात्मक पक्षों को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्यों को एक बार फिर से उसके संवेगात्मक उद्देश्यों की बात की। संवेगात्मक विकास किस तरह से हो उसकी बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का जो सबसे पहला चरण है वो है आपका अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है देखकर सीखना। उसके बाद दूसरा है आपका अनुक्रिया। आपने जो सीखे ज्ञान का यहां पे क्या करना, प्रदर्शन करना। इसके बाद तीसरा है आपका अनुमूल्यन। अनुमूल्यन का मतलब होता है उसको इवैल्यूएट करना, या हम लोग कह सकते हैं अनुमूल्यन का उद्देश्य होता है तुलना करना। ठीक है, संप्रत्यय। संप्रत्यय का मतलब होता है कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट क्या, संप्रत्यय आपका क्या होता है कि एक मस्तिष्क चीजों को किस तरह से याद करता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसको एक चिन्ह के रूप में संयोजित कर लेता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संप्रत्यय कहते हैं। संप्रत्यय निर्माण एक मानसिक प्रक्रिया होती है। जैसे आप बच्चों को जब पढ़ाना सिखाते हैं तो कबूतर का क कबूतर का, ख खरगोश का, ग गमले का। ठीक है, बच्चा क नहीं समझता है लेकिन कबूतर को समझता है। ठीक है, जैसे ही कबूतर देखता है तो उसको क याद आ जाता है। तो इस तरह से तीसरा आपका क्या है, ये जो चीजें उसने की उसको अपने मस्तिष्क में संयोजित करना। ठीक है, इसको हमेशा के लिए संगठित कर लेना। ओके, और इसको चारित्रीकरण कर देना या आदत में तब्दील कर देना। ये आपके क्या हो गए, इनके संज्ञानात्मक भावनात्मक उद्देश्य हुए। तो भावनात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए क्रेवाल और मारिया ने ये आपके 6 आपके चरण सुझाए जिसके जरिए बच्चों का सांवेगिक विकास हो सके। अनुकरण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संप्रत्यय, संगठन और चारित्रीकरण। देखिए उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है वो आपका किसी बर्थडे पार्टी में गया। ओके, वहां वो अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट लेके गया था। ठीक है, तो दोस्त को वो गिफ्ट देगा तो दोस्त ने उसको धन्यवाद किया या थैंक यू बोला। तो बच्चा भी क्या करेगा, अगर कोई उसके लिए गिफ्ट लाएगा तो उसका अनुक्रिया करेगा, यानी वो भी उसको देख के क्या करेगा, थैंक यू बोलेगा। ठीक है, इसके बाद जब वो लोग चले जाएंगे तो वो गिफ्ट का क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। ये एक उदाहरण है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि ये जो गिफ्ट है वो कैसा है, कितने का है, अच्छा है, बुरा है, ये इसका अनुमूल्यन हुआ। ओके, इसके बाद उस चीज को वो क्या करेगा, अपने दिमाग में बिठा लेगा। ओके, और उसके बाद फिर वो उसके स्मृति का या भावनाओं का एक हिस्सा हो जाएगा और लास्ट में ये उसकी आदत में तब्दील हो जाएगा, ये उसका चरित्र हो जाएगा। तो इस तरह से भावनात्मक उद्देश्य के ये 6 पक्ष आपके मारिया और क्रेवाल ने सुझाए थे। अब इसका आखिरी जो उद्देश्य है जिसको हम लोग कहते हैं मनोशारीरिक उद्देश्य, इसका निर्माण सिम्पसन ने 1965 में किया था और यह ज्ञान के क्रियात्मक पक्ष पर बल देता है। ठीक है, क्रियात्मक पक्ष क्या है, तो क्रियात्मक आप जो भी करते हैं ये सब के सब आपका क्रियात्मक पक्ष होता है। ठीक है, संवेग और संज्ञान के आधार पर आप जो भी अनुक्रिया करते हैं यह आपका क्रियात्मक पक्ष कहलाता है।
तो क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए थे। इसमें सबसे पहला है उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन, मनोविज्ञान में उद्दीपन या स्टिमुलेटर वो चीज होती है जिसको देखकर लोग प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज जैसे ठंडी चीज हो, गर्म चीज पे आपका हाथ गया, आपने हाथ हटा लिया, तो ये गर्म चीज क्या हुई, उद्दीपक की बात हुई। आपने पावलोव की थ्योरी पढ़ी होगी, इवान पावलोव की थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग या जिसको हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। तो उसमें आपका क्या होता है, भोजन उद्दीपक का काम करता है। ठीक है, और भोजन को देखकर लार टपकाना, ये आपका क्या होता है, कार्य करना होता है। तो उद्दीपन के अनुरूप क्रिया करना, उस क्रिया को नियंत्रित करना। कुत्ते लार को नियंत्रित नहीं कर सकते पर आप कर सकते हो। ठीक है, अब उसका क्या करना, समन्वय स्थापित करना, यानी उद्दीपन, कार्य और नियंत्रण के बीच का एक समन्वय। जैसे गुस्सा, हम लोग एक बात करते हैं गुस्से की, आपको गुस्सा आ रहा है, तो कब, कहां, कितना गुस्सा करना है या नहीं करना है, इसकी समझ आपकी समन्वय कहलाती है। गुस्से को पूरा रोक देना नियंत्रण कहलाता है, लेकिन गुस्सा करना जरूरी होता है। कहीं कहीं पे बच्चों को डांटना है, आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक बच्चा शैतानी कर रहा है तो आपको गुस्सा दिखाना होगा, तो ये आपका क्या होता है, समन्वय होता है। स्वाभाविकता, नेचुरलिटी होती है स्वाभाविकता, या फिर हम लोग उसको कहते हैं कि स्वाभाविक, अपने स्वभाव में ग्रहण कर लेना, ये स्वाभाविकता होती है। और उसके बाद ये आपकी किस में तब्दील हो जाती है, आदत में तब्दील हो जाती है। तो ये आपके मनोशारीरिक उद्देश्य हैं। किसके, सिम्पसन ने इसको 1969 में दिया था। तो शिक्षा के 3 उद्देश्यों में आखिरी उद्देश्य है उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समन्वय, स्वाभाविक और आदत। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ये 3 उद्देश्य आपके हैं। आपके एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और हर्बर्ट की पंचपदीय विधि, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब इस पर संबंधित सवाल हम लोग अगले लेक्चर्स में करेंगे। गणित शिक्षण विधियों से संबंधित जितने सवाल पूछे गए हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।